हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 11th के बच्चों को लेक्चर नंबर 6 एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर आया हूँ। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग, उनका ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और फिर उनका जो एटॉमिक मॉडल था। देखिए, इसको 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसके बाद क्या उन्होंने पाया, क्या देखा, उसको ऑब्जर्वेशन में अलग कर दिया गया है। इसके बाद देखने के बाद क्या उन्होंने निर्णय लिया, क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकाला, उसको रदरफोर्ड कंक्लूजन में बांट दिया गया। इसके बाद लास्ट में तब उन्होंने एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, क्या उसका मॉडल होना चाहिए, अपना मॉडल दिया। तो देखिए बच्चों, इसको देखा जाए बड़ा ही अच्छा है और इसको बांट बांट के स्टडी करने में बहुत बढ़िया समझ में आता है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो बच्चों, ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। दरअसल इससे ढेर सारी जानकारियाँ भी मिली। न्यूक्लियस का खोज इन्होंने ही किया। तो कैसे किया अल्फा स्कैटरिंग और क्या क्या इवेंट्स हुए, कौन कौन सी घटनाएं घटी इनके एक्सपेरिमेंट के लिए, तो देखते हैं। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड रदरफोर्ड इन 1911 performed some alpha scattering experiments in which he bombarded thin foils nearly 100 nanometer thick of metals like gold, silver, platinum or copper with a beam of fast moving alpha particles। उन्होंने क्या काम कि पतली पन्नी लिया, सोने का पतली पन्नी, करीब करीब 100 नैनोमीटर पतला, बहुत पतला पन्नी, और उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, बौछार कराया। तो बौछार जब कराया तो क्या होता है प्यारे बच्चों, अगले, अब अल्फा पार्टिकल कहाँ से लिया गया? रेडियम से लिया गया। द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज रेडियम, a radioactive substance placed in a block of lead। रेडियम जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव उसे कहते हैं जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो और उसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता हो, ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या रहा? रेडियम। रेडियम से अल्फा पार्टिकल की व्यवस्था इन्होंने किया और निकली हुई अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किस पर कराया? इसी सोने की पन्नी पर, गोल्ड फॉयल, फॉयल माने पतली पन्नी पर कराया उन्होंने। और अच्छा बीम पाने के लिए उन्होंने स्लिट्स वेयर यूज्ड टू गेट फाइन बीम ऑफ रेडिएशन। स्लिट्स एक कट बनाया ताकि एक अच्छा रेडिएशन बने, जो है एक होल, अच्छा सा होल बनाया स्लिट लगा करके, ताकि बढ़िया रेडिएशन मिले। अभी डायग्राम में दिखाता हूं मैं। The presence of alpha particles at any point around the thin foil of gold after striking it was detected with the help of circular zinc sulfide screen। अब अल्फा पार्टिकल को कैसे देखा गया? जो सोने की पन्नी थी उसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा दिया, एक कवर लगा दिया, और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जब गिरेगा तो जाहिर सी बात है उस पर चमक आएगा, फ्लैश आएगा। द पॉइंट एट व्हिच द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक दिस स्क्रीन अ फ्लैश ऑफ लाइट इज गिवन आउट। तो जहाँ जहाँ पे स्ट्राइक करता है, टक्कर खाता है, टकराता है, तो वहाँ पे फ्लैश, चमक सी उत्पन्न हो जाती है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर ये है, ये चारों ओर जो यू आकार का है, ये शीशे का ब्लॉक है, लेड ब्लॉक है, मोटा ब्लॉक है, और इसमें काला काला सा जो गोला सा दिख रहा है, ये है रेडियम। ये क्या है प्यारे बच्चों? रेडियम है। यहाँ पर रेडियम लिख लो, रेडियम है ये।
अब इसी रेडियम में से अल्फा पार्टिकल देखिए निकल के आ रही है, ऊपर नीचे स्लिट रखा गई है ताकि अच्छी सी बीम निकले, है ना। ये देखिए अल्फा पार्टिकल ये जा रही है, और यहाँ पर एक देखो ये है नहीं, ये पन्नी है, सोने की पन्नी है, गोल्ड फॉयल है। अब ये चारों ओर जो सर्कुलर नहीं है, ये जिंक सल्फाइड का कवर है ताकि इस पर चमके, इस पर पड़ेगा तो चमक उत्पन्न होगा। अब देखिए यहाँ से आके देखो कुछ रेडिएशन इधर डिफ्लेक्ट कर गई हैं और कुछ रेडिएशन इधर डिफ्लेक्ट कर गई हैं, कुछ बिल्कुल सीधे चली गई हैं। तो इस तरह से सर्कुलर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा यहाँ गिरती हैं, जहाँ मेरा कलम है ज़्यादातर यहाँ पे गिरती हैं मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और थीन फॉयल पन्नी है ये, इस तरह से है एक्सपेरिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो इनका एक्सपेरिमेंट रहा, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट का हमने डिस्कशन किया कि रदरफोर्ड ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। एक शीशे के ब्लॉक में रेडियम लिया, स्लिट का व्यवस्था किया, चारों ओर जिंक सल्फाइड का कवर बनाया, उसमें सोने की पन्नी रखा, और बीम निकलती है अल्फा पार्टिकल तो टकराती है, चमक उत्पन्न होता है, और कुछ अल्फा पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इधर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ सीधे चली जाती हैं। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट सिर्फ देखा। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है इनका, ये तो एक्सपेरिमेंट केवल है, तो ऑब्जर्वेशन इनका देखिए। हाँ तो बेटा ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्व माने क्या इन्होंने पाया, तो ये देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मतलब यानी 99.9%, बहुत ज़्यादा, पास्ड थ्रू द मेटल फॉयल, यानी मेटल फॉयल को पार करके निकल जाती हैं, गुजर जाती हैं, विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 99.9% उस इतने तो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाती हैं, बाकी का डिफ्लेक्शन होता है। और फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शंस थ्रू द स्मॉल एंगल्स, उसमें से कुछ यानी 99.9 के बाद जो बचे हैं तो उनका थोड़ा बहुत थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्शन होता है, और कुछ वेरी फ्यू ओनली वन, वेरी फ्यू माने वन यानी 20,000 में से केवल एक, वेयर डिफ्लेक्टेड बैक थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90, ये एंगल 90 से ज़्यादा एंगल पर ये डिफ्लेक्ट हुए। ये रहा इनका ऑब्जर्वेशन में पाया कि 99.9% के करीब अल्फा पार्टिकल सीधे पन्नी को पार करके निकल जाती हैं। तो इसका मतलब 1 पॉइंट बचा प्यारे बच्चों, अरे सॉरी 0.1% बचा। तो 0.1% का अल्फा पार्टिकल कुछ थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होती हैं। इन सब को देखने के बाद अब रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला, यानी रिजल्ट निकाला। कंक्लूजन क्या दिया, देखिए एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, अब कंक्लूजन देते हैं वो क्या, देखिए उनका कंक्लूजन। सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द मेटल फॉयल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, तो देयर मस्ट बी सफिशियंट इम्पटी स्पेस विद इन द एटम। ये है इनका कंक्लूजन, क्योंकि अभी आपने ऑब्जर्वेशन में देखा ना कि 99.9% द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। क्यों पास कर गए भाई, इसका मतलब होता है कि एटम के भीतर, एटम के अंदर खोखला स्थान है, इम्पटी स्पेस है। ये पहला इनका कंक्लूजन रहा, क्योंकि कुछ रास्ते में होता तो रोकता, लेकिन कुछ रास्ते में था नहीं, खोखला स्थान है, इम्पटी स्पेस बताया रदरफोर्ड ने। क्योंकि 99.9% अल्फा पार्टिकल का पास हो जाना क्या बताता है कि एटम का काफ़ी हिस्सा खोखला है, इम्पटी स्पेस है। अच्छा, अब दूसरा इनका कंक्लूजन क्या है, सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेर deflected through small angles and alpha particles were positively charged particles, these could be
deflected only by some positive body present within the atom. The alpha particles deflected were those which passed very close to this पॉजिटिव बॉडी। अभी पॉजिटिव बॉडी कह रहे हैं, अभी न्यूक्लियस नहीं कह रहे हैं। थोड़े अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। चूंकि अल्फा पार्टिकल खुद अपने आप में बेटा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये रदरफोर्ड को पता है। और आप भी जानो कि अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो आप जानते हो पॉजिटिव और पॉजिटिव आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ही तो होगा, दूर भागेगा, है ना। तो चूंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, वो क्या न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा ना, बल्कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा ये। तो उस जो अभी तो न्यूक्लियस उन्होंने कहा नहीं है, अभी केवल उन्होंने कहा कि पॉजिटिव बॉडी, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव बॉडी है, इसी पॉजिटिव बॉडी की वजह से अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है ना। ये दूसरा कंक्लूजन है इनका। तीसरे में आइए बेटा, तीसरे में क्या इनका कहना है, तो देखिए तीसरे में, सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ अल्फा पार्टिकल बैक हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ऊंची बात है, बैक माने क्या, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से टर्न। इसका मतलब कि ये कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे किससे टकरा गए भाई, न्यूक्लियस के सामने पड़ गए, एग्जैक्ट न्यूक्लियस के सामने, है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स, दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड बैक only when they strike some heavier body in the inside the atom। अब यहाँ पर इनका कहना था कि अल्फा पार्टिकल खुद एक हैवी पार्टिकल है, और इस हैवी पार्टिकल को वही डिफ्लेक्ट कर सकता है जो हैवियर बॉडी हो एटम में। तो हैवियर बॉडी कौन हो सकता है? वो न्यूक्लियस है चार्ज। तो अब देखिए आगे क्या इनका कैलकुलेशन, धीरे धीरे लास्ट में उसका नाम क्या दे देते हैं, आगे देखो बेटा। अब देखिए, सिंस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक इज वेरी स्मॉल, दिस shows that the heavy body present in the atom must be occupying a very small volume, and the small heavy positively charged body present within the atom was called nucleus। हमने कैपिटल लेटर लिख दिया, बहुत सही बात। इन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल वापस चले आ रहे हैं, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस चले आ रहे हैं, डिफ्लेक्टेड बैक इज वेरी स्मॉल। ये वापस आने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है। तो इसका मतलब होता है कि एटम के सेंटर में कोई ऐसा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव बॉडी है, जिसकी वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत छोटा है, और उसी छोटे वॉल्यूम के सामने पड़ते ही अल्फा पार्टिकल तुरंत वापस आ गया, फौरन वापस आ गया, कम बैक। तो इस पॉजिटिव स्मॉल बॉडी को क्या कहा गया, न्यूक्लियस। आखिरकार न्यूक्लियस का नाम दे दिया ना प्यारे बच्चों, ये कैपिटल से हमने लिख रखा है। तो ये लास्ट कंक्लूजन रहा रदरफोर्ड का कि उन्होंने न्यूक्लियस को खोज डाला। तो अब आपके सामने ये बात आ गई कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल वापस आ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ देखो एक्सपेरिमेंट दिया है, ये देखिए अल्फा पार्टिकल जा रहे सीधे निकल गई, इम्पटी एरिया है, ये भी गई देखो सीधे निकल गई, इम्पटी एरिया है। अब ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोज में है ना, जैसे पास में न्यूक्लियस जरा सा ऐसे पुश कर दिया, ये डिफ्लेक्ट हो गया लार्ज एंगल पर, ग्रेटर देन 90। और ये जो बिल्कुल आ रही है सामने, ऐसे देखो इधर की एरो लगा है,
सामने आई और तुरंत इसी पर अब उल्टा एरो लग गया है, इसी रास्ते से वापस चला गया। यही तो मेन फैक्ट है कि अल्फा पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, इसी को इन्होंने न्यूक्लियस कह दिया। अब देखो इधर इधर हिस्सा से भी कि सीधे निकल जा रही हैं, इधर से भी सीधे निकल जा रही हैं। तो ये स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड जी का रहा है। अब इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन दिया, कंक्लूजन दिया, तब उन्होंने अपना मॉडल बताया। मॉडल को क्या कहा कि मॉडल में ये बताया कि एटम में दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, द एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब न्यूक्लियस तो जान ही गए रदरफोर्ड, तो न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा कि इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बेटा बहुत कम होता है, अरे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है ना, इतना कम होता है, -31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है। हाँ, कुछ मास है प्रोटॉन में तो कुछ न्यूट्रॉन में है, और इनका कहना है कि इसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से मास बनता है। तो देखिए, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, कैरीज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस छोटा साइज में है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इन विच द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। पूरे एटम का जो मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेट होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस में। सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का मास न के बराबर होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। द मास ऑफ एटम इज मेनली, तब एटम का मास किसके वजह से होता है? जिस एटम के अंदर न्यूक्लियस हो, एटम का मास किसके वजह से होता है? द मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो किसी एटम का मास उसके न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से होता है। तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में, उनके वजह से एटम का मास बन जाता है। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आल्सो अकाउंट्स फॉर द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। आखिर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल है। पॉजिटिव पार्टिकल कौन है प्यारे बच्चों? प्रोटॉन है। तो इस प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस पॉजिटिव है। कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आल्सो अकाउंट्स फॉर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो ये रहा। अब अभी और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में भी इन्होंने कहा है, तो देखते हैं जरा सा। तो अब देखो बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो न्यूक्लियस के बारे में तो कह दिया। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या चीज़ है? यानी न्यूक्लियस के चारों ओर का स्पेस, न्यूक्लियस के अलावा जो चारों ओर का स्पेस है जहाँ से होकर अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर जाता था, जिसको उन्होंने इम्पटी स्पेस कहा था, है ना। तो उसमें आखिर कौन रहता होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही तो है। अब इलेक्ट्रॉन माइनस में है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज में है। अब अल्फा कैसा है? पॉजिटिव। इसीलिए शायद इसीलिए वो सीधे पास कर गया, खींच लिया इलेक्ट्रॉन, है ना। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, न्यूक्लियर के चारों ओर का, न्यूक्लियस के चारों ओर का, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। रदरफोर्ड सजेस्टेड। अच्छा, अब एक बात ये है कि कहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ना गिर जाए, है ना। तो यहाँ पे दो फोर्स लगता है। एक तो चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना बेटा, आप ध्यान दो। तो अब यहाँ पे तर्क आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर गया न्यूक्लियस में? दरअसल वहाँ दो फोर्सेज हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, जब कोई सर्कुलर मोशन करता है
तो एक बाहर की ओर फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट स्टेशनरी। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होते हैं, बट वेयर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब ये एक निश्चित सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्टेन निश्चित सर्कुलर ऑर्बिट में ये चक्कर काट रहे होते हैं, रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं। एज ए रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू प्ले। तो अब आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, दोनों फोर्स जनरेट होती हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का विशेष रोल आ जाता है और वह बैलेंस करता है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हिच बैलेंसेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and electrons do not fall into the nucleus as a result of attraction। बहुत सही बात। न्यूक्लियस तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, चारों ओर चक्कर काट रहा है। अब जब चारों ओर चक्कर काट रहा है तो बाहर की ओर फोर्स एक लग रहा है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचे हुए है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर पाता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर देता है। एंड दिस मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम फेयर न्यूक्लियस इज ए लाइक सन। जहाँ पे यह मॉडल एक सोलर सिस्टम है, जहाँ पे न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने कहा था सन, सूरज। एंड जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लैनेट्स, और इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया, प्लैनेट। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं उनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इनके इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा गया। प्यारे बच्चों, ये बहुत बढ़िया रहा, कितना अच्छा रहा कि इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और इधर अंदर की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही कारण है, यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं फॉल करता, नहीं गिरता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसके साथ ही साथ लोगों में शेयर कर देना। और थैंक यू वेरी मच।